हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फिर से हम हाजिर हैं अपने इस पार्ट 2 वीडियो के साथ। विज्ञान का जो ये घटना चक्र है तो फ्रेंड्स, तो हमारा ये सारे जितने भी हम अभी क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग बिल्कुल बिना स्किप के हमारे टोटल वीडियोस को देखिएगा और लाइक कीजिएगा। और जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे बीपीएससी के क्वेश्चंस है जो कि प्री में यूपी पीसीएस का है, जो कि चंडीगढ़ पीसीएस का है, मतलब जितने भी स्टेट का पीसीएस के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है। और ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बिना समय गवाए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वो किस में लाया जाता है? सोनार जो होता है SONAR सोनार होता है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। इसका उपयोग होता है नौ संचालकों द्वारा। ठीक है। इस और एक बात पढ़ देते हम, सोनार की सहायता से क्या होता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए उच्च आवृत्ति की यानी कि हाई आवृत्ति की एक पराश्रव्य तरंग को महासागर में गहराई में भेजा जाता है। और ये तरंग उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट जाती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो महासागर में वस्तु डूब जाती है, क्योंकि महासागर तो बहुत लंबी होती है, बहुत गहरी होती है, तो हम सोनार की सहायता से उस वस्तु की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो है सोनार। देखिए, ये यूपीपीसीएस में भी एग्जाम में आए हुए थे और देखिए दोनों अलग अलग तरीके से आए हुए क्वेश्चन है। एक सोनार का उपयोग उसमें पूछा था चंडीगढ़ पीसीएस में, और यूपी पीसीएस में पूछा है कि डूबी वस्तु की जानकारी के लिए हमें किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सोनार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। सोनार यही है सेम। सोनार में हम उपयोग करते हैं, हम लोग मतलब किस तरंग का उपयोग कर रहे हैं? तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, वो है पराश्रव्य तरंगे, यानी हाई फ्रिक्वेंसी की पराश्रव्य तरंगे को हम लोग क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है ऑडियोफोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो हम लोग कल ही पढ़े थे इस पार्ट 1 में, वो है पवन वेग, यानी कि हवा के वेग को स्पीड ऑफ एयर निकालने का, मापन करने का ये यंत्र है एनीमोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वो होता है वायु की गति जो होता है, अभी हमने पढ़ा है एनीमोमीटर। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन प्रयोग किया जाता है? तो वो है उच्च ताप के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो वो है अभी हमने पढ़ा पायरोमीटर का है। ठीक है, यूपीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम वही है क्वेश्चन, इसका भी होगा, देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित तापमापियों में से किसी पायरोमीटर में मापा जाता है? तो वो है विकिरण तापमापी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस से हेतु उपयुक्त हो वो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसको पढ़ देते हम कि क्या है। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप यानी अत्यधिक हाई टेम्परेचर का मापन किया जाता है, यानी कि जो मतलब पूरा हाई, जो मतलब जो चरम सीमा पे जो हाई होते हैं उसके मापन के लिए हम लोग ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः गतिशील वस्तु तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन पर पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसी मापने के लिए किया जाता है? तो वो हो गया सोलर रेडिएशन को। ठीक है, सौर विकिरण के मापने के दो उपकरण हैं। ठीक है, पहला है पाइरेनोमीटर और एक है पाइरहेलियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो वो है हमारा गैसों का दाब। मैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग होता है
गैसों का दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एमीटर जो है वो विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप लोग, एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए होता है, ना कि विद्युत शक्ति का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मापी जाती है? तो वो है एमीटर, अभी हमने तुरंत पढ़ा। और जो है पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन, यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन वाला उपकरण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा यंत्र है? बैरोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो वो होता है हमारा, देख सकते हैं ऑप्शन, इस ऑप्शन में कोई भी नहीं है, ये एमपीपीसीएस में आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, बैरोमीटर यह वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुमंडल के दबाव को, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मापा जाता है, जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं दिया है और बल्कि ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिया है। अगर नॉन ऑफ दिस दिया रहता तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही मानते। ठीक है, और एक बार जो है ये जो है द्रव, जल, पारा, हवा, इन सब का प्रयोग अलग अलग मापने के लिए किया जाता है, बल्कि इसमें नहीं किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो वो है लैक्टोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वही लैक्टोमीटर है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो वो नापी जाती है हमारे हाइग्रोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है? तो वो उपकरण है फ्रेंड्स, हवा में आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। आगे चलते हैं, वायु की आर्द्रता मापने वाला कौन सा यंत्र है? तो वो है हाइग्रोमीटर। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हम निम्नलिखित में से किसी 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो वो है पायरोमीटर। ठीक है, यानी कि 1500 डिग्री से अधिक ताप मापन हेतु पायरोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को नापने वाला यंत्र है लक्स मीटर। और देख सकते हैं क्लोरोमीटर जो है वो प्रकाश सुग्राही उपकरण है। ठीक है, जो रंग को मापता है, अवशोषित रंग, जो भी पदार्थ रंग को अवशोषित कर लेते हैं उसको मापता है, कौन रंग कितना अवशोषित हुआ। रडार का उपयोग होता है, देख सकते हैं रडार का उपयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। निम्नलिखित राशि में से कौन रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो सभी लोग जानते हैं भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ देते हैं क्या है। रिएक्टर के भूकंप के परिणाम को मापने का एक पैमाना होता है कि किस जगह पर कितने डिग्री कितनी रिएक्टर स्केल है, जैसे कि कहीं कहीं 6.4 होते हैं, कहीं पर 6.7 होते हैं। तो वो जो होते हैं भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है रिएक्टर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, भूकंप की तीव्रता वही रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। नेक्स्ट है, फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो वो है वो समुद्र की गहराई नापने में। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग होगी, घटेगी बढ़ेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या घटेगी बढ़ेगी, या फिर
वो वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य किस किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन वर्क करता है, तो वह अपकेंद्रण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन को ही प्रक्षालन मशीन भी बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी राशि इसमें से सदिश राशि नहीं है, वेक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर के बारे में बताते हैं। वेक्टर जिसमें जिस राशि के का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो राशि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता हो वो होता है वेक्टर, यानी कि सदिश राशि। यानी जिस राशि का परिणाम और दिशा होते हैं वो हो जाता है वेक्टर, यानी कि सदिश राशि। और वेक्टर को हम लोग ऊपर में एरो से डेडिकेट करते हैं, ठीक है। और स्केलर राशि हो गए जो जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, बट सिर्फ जिसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है कि उसे उत्तर की ओर जाना है कि पश्चिम की ओर जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसकी दिशा नहीं होती वो अदिश होती हैं। तो अदिश सदिश राशियाँ हैं आपके बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब सदिश राशियाँ हैं। और अदिश में आ जाएंगे आपके आयतन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि सदिश राशियाँ नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं है, आयतन नहीं है, क्योंकि आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हो गया आपका आयतन, ठीक है। तो ये आयतन क्या है, एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो अभी हमने पढ़ा वो संवेग हो जाएंगे, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, वो सदिश राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन कि कौन सी राशि इसमें से सदिश है। तो इसमें से हो जाएगा हमारा विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हो गई वो हो गया सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो वो प्राप्त की जाती है हमारा द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है mv। m फॉर हो गया मास, v फॉर हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम मास आराम से निकाल सकते हैं। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, P बटा में v, ठीक है। यानी कि मोमेंटम को हम लोग P से डेडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को कौन सा फॉर्मूला निकलता है, द्रव्यमान का। नेक्स्ट है बल गुणनफल है। बल किसका है, बल बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए। बल बराबर यह हो जाएगा हमारा, बल जो होता है वो फोर्स जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, ठीक है। यानी एक बराबर जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं mv, यानी कि नहीं, एक बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने की वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, माने कितनी होगी। तो हम सभी जानते हैं कि घन का यानी क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है भुजा का होल क्यूब, साइड का होल क्यूब। तो यहाँ पे साइड तो दिया नहीं है बट इसको आई क्यूब मान के, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो दोनों आपस में क्या होंगे, देख सकते हैं बराबर होंगे, यानी आई बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा D6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ना ही ऊर्जा का हम लोग विनाश कर सकते हैं और ना ही निर्माण कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाता है। ऊर्जा का ना तो सृजन कहता है और ना ही विनाश कहता है, नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं ऊर्जा को। हवाओं की ऊर्जा होती है, वो कैसी होती है, चूँकि हवा गतिज ऊर्जा में होती है, गति में रहती है, तो वो गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आप बता सकते हैं ये भी। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा है, गतिज ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे क्यों झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण स्थिरता का जड़त्व, मतलब जब वो इस तरह बैठा रहता है तो स्थिर अवस्था में रहता है, जैसे ही वो चलता है तो जड़त्व की अवस्था में आता है, यानी कि गतिशील अवस्था में आ जाता है। तो हो जाएगा हमारा स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो क्यों है इसमें से देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट हम आंसर देते हैं क्योंकि डी इसका आंसर हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो भी वही है, क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? तो पहले हम निर्वात का मतलब समझ लेते हैं। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। निर्वात एक ऐसा जगह है फ्रेंड्स, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर एक हवा तक पास नहीं होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा निर्वात। तो ये हमारा कहाँ पे? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। सभी हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम लोग आज एक दूसरे से अलग अलग हैं। कोई किसी के संपर्क में रहता है, या फिर कोई भी चीज़ हम लोग अगर कहीं फेंकते हैं तो वापस हमारे पास आ जाती हैं, तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वही गुरुत्वाकर्षण बल हमारे अंतरिक्ष में नहीं, इसीलिए अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उड़ते रहते हैं। वहाँ पे ना एटमॉस्फेयर है ना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसीलिए वो सब एक अपनी जगह से उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, ये सेकेंड ऑप्शन दिया है कम गति से गतिवान होगा, या फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमारा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, अधिक गति से गतिवान होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, क्योंकि अभी हमने बताया कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव है, इसीलिए वहाँ पे सेब हो या इंसान हो सब एक गति में होंगे, एक समान गति में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो रेखा है, तल के अंदर रहती है, इसीलिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, तो वो हो जाएगा हमारा अब जितना है उसका चौथा भाग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप करके इस वीडियोज़ को नहीं देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं, नीचे में सभी जिस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे इसमें दे दिए हैं। तो बिना एक भी क्वेश्चन इसमें से आप लोग छोड़ेगा नहीं, सभी अच्छे से पढ़ जानी है, ताकि हमारे जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे चाहे किसी भी चीज़ का होंगे अच्छे से हम लोग एग्ज़ाम को दे पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं और थोड़ा एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो हम देख सकते हैं कि वो अभी हमने जाना, वो तीनों के तीनों सभी साथ साथ पहुँचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि सब पर जो होंगे समान गुरुत्वीय एक्सीलरेशन काम करेगा, ग्रेविटी। नेक्स्ट है हमारा, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जब हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तो लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी। ऐसा क्यों होगा? तो पढ़ लेते हैं हम। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, ठीक है। ग्रेविटी उस पर एक समान लगेंगी, परंतु हवा की उपस्थिति में जब हम लोग लोहे और लकड़ी के समान गेंद को ऊंचाई से गिराएंगे तो देख सकते हैं आप लोग, लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद बाद में, क्योंकि लोहा भारी वस्तु होता है और चूँकि यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है तो इसलिए वो पहले गिरेगा और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किसी पिंड का भार
आप देखते हैं कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है, पृथ्वी तल पर एक जगह सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ही क्वेश्चंस के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो नहीं तो पूरा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगी, तो पार्ट 3 में कल अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा शेयर करिए, ताकि जिनके पास भी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सारी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को देख लें और इसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।